हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। कैसे हो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका जेईई मेन 2022 का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है उसके लिए जितना भी टाइम बचा है उस बचे हुए टाइम में तुम कैसे अपना मैक्सिमम आउटपुट जो वो निकाल सकते हो। तो इसके बारे में बच्चों मैं बताने वाला हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो तुम्हारी एक ख्वाहिश रहती है जानने की सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, वो भी बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं बताने वाला हूं, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे कि चैप्टर के अंदर भी कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको छोड़ के जाना जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर बोले कि एटलीस्ट उन टॉपिक्स को तो तुम्हें करना ही चाहिए। ओके बच्चों, तो चलिए यार देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो कि अभी भी आपका सिलेबस जो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अपना एक बच्चों टारगेट बना लीजिए कि 15 मार्च तक आपका सिलेबस जो वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर मान लो कि जैसे आपका अराउंड 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आप ट्राई कीजिए कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही आप एग्जाम देने जाएं। तो अपना टारगेट सेट कीजिए कि 15 मार्च तक एनी हाउ मेरे को सिलेबस जो वो कंप्लीट करना है, ताकि उसके बाद में रिवीजन जो उसका भी बच्चों आपको अच्छे से टाइम मिल सके। अब भाई जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस जो वो अभी 50% तक ही हुआ है, तो भी बेटा आप लोग भी 15 मार्च तक जितना भी सिलेबस आपका हो जाए उतने पे फिनिश करो, उसके बाद में रिवाइज करना जो स्टार्ट करो। क्योंकि अगर मान लो कि जैसे आप सिलेबस कंप्लीशन में सपोज आप अप्रैल तक चले गए, तो फिर रिवीजन जो उसका टाइम आपको बच्चों नहीं मिल पाएगा। तो जितना भी 15 मार्च तक हो जाता है, पहली बात तो उसके बाद में प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना जो है उसको स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद में मेन चीज आती है कि अच्छा सर सिलेबस कंप्लीशन के बाद में मैं कौन से चैप्टर से रिवाइज करना जो स्टार्ट करूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि प्लान बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर बच्चों एक बार प्लान बन जाए कि कैसे कैसे अपने को चीजें करनी है, तो उसके बाद में काफी आसान हो जाता है। बट मुश्किल यही आती है कि सर स्टार्ट कहां से करें, क्या चैप्टर्स की सीक्वेंस रहनी चाहिए। तो यार देखो, आपको किसी से भी ये बात जो वो पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका सीक्वेंस जो वो क्या रहना चाहिए। आपको बच्चों सिंपली क्या करना है, आपको यार देखो खुद की स्ट्रेंथ जो वो तो हमेशा पता होती है ना कि मेरे को क्या आता है क्या नहीं आता। खुद से तो हम कभी झूठ बोल नहीं सकते। तो आपको खुद की स्ट्रेंथ वाले जो चैप्टर्स है वो निकालने हैं और वहां से आपको रिवीजन करना जो स्टार्ट करना है। ऐसा करने से देखो क्या होगा, पहली चीज तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। वरना स्टार्टिंग से मान लो आप अपने वीक वाले चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरा आप सोचोगे कि यार मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा है, मेरे को तो रिवीजन करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो इसी से आप डिमोरलाइज हो जाओगे। तो इसलिए जो भी आपके स्ट्रेंथ वाले जो चैप्टर्स है उनसे बच्चों रिवीजन करना आप जो स्टार्ट कीजिए। अगली चीज है बच्चों मॉक टेस्ट की। तो यार देखो मॉक टेस्ट जो है ना वो अब आपको नए पैटर्न के अकॉर्डिंग जो वो अटेम्प्ट करने। नए पैटर्न के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, जहां पे ऑब्जेक्टिव में तो नेगेटिव मार्किंग है ही है, साथ ही साथ में न्यूमेरिकल टाइप के जो बच्चों क्वेश्चंस हैं वहां पे भी आपको नेगेटिव मार्किंग जो इस बार एनटीए की तरफ से इसमें रखा गया है। तो एग्जैक्टली उसी टाइप के रेलेवेंट टेस्ट जो है उनकी प्रैक्टिस आपको करने की बहुत जरूरत है। अब देखो यही सारी की सारी जो चीजें हैं कि जैसे यहाँ पे आपका मेन चीज क्या होता है, रिवीजन में भी बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि लिमिटेड टाइम अपने पास में है। तो रिवीजन को एफिशिएंट तरीके से कैसे करें, ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपको ज्यादा से ज्यादा बच्चों जो प्रैक्टिस करनी है। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक ही होता है कि सर मोस्ट रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, या जो ऐसा बोले कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो अपने को कहां से मिल सकती है, उसके लिए कौन से सॉल्व करें। तो उसके लिए बेटा आप आरबीसी 3.0 बैच आपको एटीपी स्टार का पता होगा ऑलरेडी, ये आज से स्टार्ट हो चुका है। तो इस बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उससे आपके देखो दो समस्याएं तीन समस्याएं दूर हो जाएंगी। पहला, आपको प्लान कुछ करने की जरूरत नहीं है कि कैसे रिवीजन करना है। दूसरी चीज, आपको ऑब्वियसली बात है कि जो मटेरियल है वो तो इसके अंदर मिलेगा ही, बट यहाँ पे जो आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है वो भी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिसमें दिए जाएं उस टाइप के टेस्ट भी बच्चों आपको मिलने वाले हैं। और अगर यही इसके अंदर अगर आप स्टार बैच वाले में आते हो तो आपको पता है कि वहां पे तो आपकी परफॉर्मेंस उसको मॉनिटर करके इंप्रूव किया जाएगा, यानी कि एम स्क्वायर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बच्चों आपको स्टार बैच के अंदर मिलने वाला है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो इसके अंदर बच्चों आप जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हो क्योंकि ज्यादा लेट नहीं कर सकते, क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो इसमें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्द से डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको बच्चों आप फिल जो वो कर सकते हो ताकि सारी डिटेल जो आपको मिल सके। चलिए उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, ऑब्वियसली बात है जिसका तो तुम्हें बहुत बेसब्री से इंतजार है, ये तो अभी मैं बताने वाला हूं आपको। इसके अलावा अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो यार वैसे तो देखो अब तक तुम्हारे बने हुए होने चाहिए,
बट अगर अभी भी नहीं बने तो साथ साथ में रिवीजन के टाइम पे बच्चों आप अपने शॉर्ट नोट्स हो वो भी प्रिपेयर करते चलिए। अगर मान लो कि ऐसा अब उस चीज का टाइम नहीं कि आप अपने कंप्लीट नोट्स बना रहे हो, अब कंप्लीट नोट्स के बजाय बच्चों आपके पास में जो भी नोट्स हैं खुद के नहीं है चाहे दूसरे के हैं उन्हीं को आप रेफर करो, क्योंकि खुद के नोट्स बनाने जितना टाइम नहीं है। बट हाँ, शॉर्ट नोट जो आप अभी भी खुद के बना सकते हो। और इसके रेफरेंस के लिए बच्चों मैंने जैसे कम्युनिटी पोस्ट पे आप एडीपी स्टार की जाके देख सकते हो कि रिसेंटली मैंने 3-4 चैप्टर्स के वहां पे डाले भी थे, और बाकी भी आप बता सकते हो इस वीडियो के नीचे कि और कौन से चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट चाहिए, तो वो भी बच्चों हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड जो मैं करवा दूंगा। चलिए उसके बाद में आता है मटेरियल। मटेरियल कौन सा करें यार? देखो, अगर आप इस बैच का हिस्सा बनते हो तो यहाँ पे जो आपको सीपीपी और डीपीपी मिलेगी, उसके अलावा कुछ भी और आपको करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। बट अगर मान लो आप सेल्फ स्टडी भी करते हो, कहीं से भी पढ़ते हो, तो बच्चों इस टाइम पे 19, 20 और 21 इन अगर 3 इयर्स के पेपर आपने बहुत अच्छे से सोल्व कर लिए, तो इनके अलावा मेरे को नहीं लगता कि आपको कुछ और मटेरियल की जरूरत है, क्योंकि यार इन इयर्स में सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग शिफ्ट्स में उन्होंने कवर कर लिए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसी मटेरियल जो उसको रेफर करें। अगली चीज आती है कि सर एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है, तो मैंने वैसे ये क्वेश्चन लिख दिया, इसका जवाब तो शायद मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि यार आप मतलब इस चीज का तो कुछ ऐसा नहीं कि आप इतने घंटे पढ़ो। आपको यार जब तक खुद से ऐसे फील नहीं आ जाती, जब ऐसे बुरी तरीके से थक नहीं जाते कि भाई इसके बाद में अब दिमाग चल ही नहीं रहा है, उतना पढ़ो। आपको तो बाकी चीजों के लिए पूछना चाहिए कि सर इस चीज के लिए कितना टाइम निकालूं। आपका जब मेन प्राइम फोकस बच्चों जेई है, तो फिर इसके लिए तो आपके पास में टाइम ही टाइम होना चाहिए। जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो, क्योंकि बच्चों ये लास्ट का टाइम चल रहा है। अगर आपने पहले बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है और मान लो कि लास्ट में आके आप थोड़े से ढीले पड़ गए, तो ये मान के चलना कि बच्चों बहुत गंदी हालत हो जाएगी, मतलब बहुत कम स्कोर कर पाओगे अगर लास्ट में अच्छे से तुमने प्रिपरेशन जो नहीं की। और अगर मान लो कि तुमने पहले एक बहुत अच्छे लेवल की मेहनत नहीं भी की है, तो ये लास्ट के जो 40 डेज के अराउंड आपके पास में बचे, इसमें अगर बच्चों आप अच्छे से मेहनत कर लेते हो ना, तो भी मान के चलिए कि आप डिसेंट स्कोर जो वो कर सकते हो। इसीलिए तो यार बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला, तो अंत में अच्छे से झंडे गाड़ने यार अपने को फॉर्मूलाज। इसका मतलब देखो क्या है यार, मैथ्स में वैसे तो जेईई मेन में भी आजकल अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो पूछे जाने लगे हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो कम आते हैं, बट फिर भी मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई चैप्टर आपको डिफिकल्ट भी लगता है, तो एटलीस्ट उसके फॉर्मूलाज जो है वो तो यार आपको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी हो कि उस चैप्टर के जिसको आपको डिफिकल्ट लगता था और उससे डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो एटलीस्ट आप उन टाइप के क्वेश्चन जो है उनको तो आप अच्छे से सोल्व कर पाओ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं बच्चों की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कौन से हैं। पहली चीज तो यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का बेसिकली जो बेस है वो क्या है, ऐसे नहीं कि हवा में। मैंने रिसेंटली बच्चों 19, 20, 21 के आप मान सकते हो कि कितने सारे पेपर हो चुके हैं, तो सारे पेपर को जब कंबाइन करके हर एक चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस देखे कि कौन से वाला पार्ट यार ऐसा जिससे लगातार सवाल जो पूछा जा रहा है। अब देखो, जो बच्चा जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो तो भाई अपना पूरे के पूरे चैप्टर पे ही फोकस करे, उसको तो किसी भी पार्ट को छोड़ना नहीं है। ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सब चीजें होती है, उन बच्चों के लिए होती हैं जिनको ऐसा लगता है कि सर हमने कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है। अगर हम अभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें जो तो करके ही जानी चाहिए, तो उन बच्चों के लिए बच्चों ये चीजें जो मैं बताने वाला हूं। प्लस ये उन दूसरे स्टूडेंट उनके लिए होते हैं जिनका मान लो कि 80% सिलेबस जो वो अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, बट 20% चैप्टर्स उनके रह जाते हैं और उनको कंप्लीट करने के लिए उनके पास में टाइम भी नहीं है। तो बस उनको पता चल जाए कि सर ये 20% जो चैप्टर्स है इनमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनको तो मैं करके जाऊं ही जाऊं, तो उन सब बच्चों के लिए बच्चों ये है। तो यार आप इस चीज का जो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि अगर मैं एक एक आपको बताने लगूंगा तो फालतू में टाइम लगेगा। आप इतने समझदार हो, जहां पे कहीं कोई दिक्कत है उसमें मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्लियरली चीजें लिखी है, टॉपिक्स लिखे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों ये गलती से वैसे a की पावर n प्लस b की पावर n लिखा, ये अल्फा की पावर n प्लस में बीटा की पावर n है। बच्चों मान के चलिए कि मोस्टली शिफ्ट में तो इसी वाले पार्ट से जो अल्फा की पावर n प्लस में बीटा की पावर n वाला जो टाइप के क्वेश्चंस है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो जेईई मेन में पूछा जा रहा है लगातार। सेट्स में आपको कुछ नहीं छोड़ सकते, छोटा सा टॉपिक होता है, पूरा कीजिए। फंक्शन में लगातार डोमेन से पूछे जा रहे हैं, कंपोजिशन एंड इनवर्स, और कंपोजिशन में भी ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम सवाल नहीं, सिंपल सा f ऑफ gx, f ऑफ fx, इस टाइप के कंपोजिशन के जो सवाल है वो बच्चों पूछे जा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो वो लेके रख सकते हो।
इसके अलावा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में भी मैंने मैट्रिक्स पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ये बच्चों एक मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। सॉरी, तो इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है। इसका बेसिकली फंडा कहां यूज करना होता है, जब एक पॉलिनोमियल की हायर पावर पे आपको जाना होता है, या फिर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए भी काफी बार जो इसका यूज किया जाता है। तो इसको आप अच्छे से कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, यानी एक डिटरमिनेंट को सोल्व करके उसकी वैल्यू पूछी जाती है आपसे। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तो बच्चों इसी क्वेश्चन को सोल्व करने में हो सकता है आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाए। उसके बाद एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे भी सवाल जो पक्का आता ही आता है। पीएनसी में बच्चों काफी सारे स्टूडेंट्स को जैसे पीएनसी बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट डिफिकल्ट वो इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी के सवाल होते हैं। लेकिन यार आप एटलीस्ट इन 3 वैरायटी को भी अगर कर लोगे तो चांसेस है कि आपका सवाल जो इसी में से फंस जाए। तो इनको तीनों को आप अच्छे से कीजिए। सॉरी, बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म से रिलेटेड सवाल और बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी। सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आपके सामने ये 4 चैप्टर है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट जो लेके रख सकते हो बच्चों। इसके अलावा लिमिट में स्टैंडर्ड लिमिट, l'Hopital रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एंड 1 इनफाइनाइट, दैट्स इट। इसके अलावा फिर यहां पे देखो मैंने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी इसी के अंदर काउंट कर दिया है। लिमिट के अंदर ही कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो इसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी का क्या कहना है कि जैसे वो वाले सवाल होते हैं ना बच्चों की जहां पे कॉर्नर या शार्प एज बनता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की आप जो प्रैक्टिस कर लीजिए। और कॉन्टिन्यूटी के लिए कुछ भी अलग नहीं आपको पढ़ना होता, बहुत ही सिंपल सी चीज है। वहां पे तो आपको अगर लिमिट्स के सवाल आते तो वो आ जाएंगे। और एमओडी भी मैंने नहीं लिखा क्योंकि एमओडी में भी सवाल जो पूरे चैप्टर से कहीं से भी आ जाता है। चलिए एओडी, एओडी में बच्चों काफी बड़ा और वेटेजफुल चैप्टर ये रहता है, तो बट इसके अंदर ये 2 चीजें तो आपको करनी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ फंक्शन एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए गिवन पॉइंट। अच्छा, इसके साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पे रह गया बच्चों, एक टॉपिक छोटा सा, एलएमवीटी थ्योरम। तो एलएमवीटी थ्योरम जो है और रोलेस थ्योरम जो है उसको भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर लेना। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने नहीं लिया क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में जब बच्चों मैंने पैटर्न ऑब्जर्व करने की ट्राई की तो वहां पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई भी फिक्स टाइप नहीं है, किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन जो बच्चों वहां पे आपको पूछे जाते हैं। फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसके अंदर ये पर्टिकुलर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड मॉड्यूलस फॉर्मेशन नहीं है, फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जहां पे आपको फंक्शन को ब्रेक करके डेफिनेट इंटीग्रेशन उसका करना होता है, उससे रिलेटेड सवाल बच्चों। एरिया अंडर कर्व अगेन अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको आता है तो ये पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना चाहिए। और उसके बाद में स्ट्रेट लाइन से भी बच्चों कुछ स्पेसिफिक हम नहीं निकाल सकते, सारी वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जरूर आप वेरिएबल सेपरेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे फोकस कर सकते हो। स्ट्रेट लाइन का ये सॉरी दोबारा आ गया। सर्कल के अंदर एनालिसिस ऑफ 2 सर्कल्स का मतलब क्या हो गया कि 2 सर्कल कब एक दूसरे के बाहर लाई करेंगे, तब कब एक्सटर्नली टच करेंगे, कब इंटरनली टच करेंगे, इन सब टाइप की बातें। फैमिली ऑफ सर्कल में भी मैंने एक शॉर्ट भी आपको बना के बताया था, तो उस टाइप के सवालों की आप बच्चों जरूर प्रैक्टिस करना। कॉनिक सेक्शन में भी बहुत लिमिटेड चीजें होती है, अगर इन 3 को भी आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो मान के चलिए बच्चों आप क्वेश्चन जो उसको सही कर सकते हो। और एक स्लाइड और है अपने पास में 3D के अंदर, जैसे लाइन मैंने यहां पे सिर्फ लिखा हुआ है, प्लेन नहीं लिखा। प्लेन के अंदर मैंने सिर्फ एक चीज इंक्लूड की, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। तो प्लेन से भी वैसे सवाल आते हैं, बट लाइन से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे गए, और इसके अंदर भी जो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन होती है उससे रिलेटेड, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस हो गई। तो अगेन यार मैं ये बोलूंगा 3D में मेरे को कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं लगा, इसमें भी सारी वैरायटी जो कवर की गई है। वेक्टर के अंदर ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, ये तो छोटे छोटे ही पोर्शन होते हैं आपके पास में, तो इनको कंप्लीट कीजिए। प्रोबेबिलिटी में भी अगर बच्चों इन 4 चीजों पे आप अच्छे से फोकस कर लेते हो तो आपका सवाल जो है वो सही कर सकते हो। आईटीएम में जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में भी अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं तो साइन इनवर्स साइन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाली जो प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बच्चों सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट जो वो लेके रख लीजिए। ओके बच्चों, तो आई होप कि यार मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। और अगेन ये सिर्फ और सिर्फ सुनने से नहीं होगा, वीडियो आपने देख लिया, अब इस पे इंप्लीमेंट करने का टाइम है। ये ना हो कि बच्चों 10 दिन बाद में 15 दिन बाद में फिर से 20 डेज स्ट्रेटजी आ रही है और तुम फिर से वही सब देखने में लगे हो। यार वो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स के लिए होता है, बट अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो तो बच्चों आप मान के चलिए कि आपको अब कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए अब आपका फाइनल प्लान जो वो होना चाहिए, कहीं और इधर उधर भटकने की या सेशंस देखने की आपको जरूरत नहीं है। इसको देखिए वीडियो को और अच्छे से अभी से बच्चों इंप्लीमेंट जो वो करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।